Hello friends, welcome back to our YouTube channel Gupta Realtors Dwarka and Dwarka Expressway. Happy Independence Day and welcome back to our new initiative Property Charcha with Sahil Gupta. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है होम लोन से, बिकॉज आज किसी भी एक आदमी को अपना सपनों का घर बनाने के लिए होम लोन्स की ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर्टी को परचेज करने में। और आज हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे that what important factors you should consider and keep in your mind while taking a home loan or choosing your bank. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप कोई भी होम लोन लेते हैं तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पे आप होम लोन ले सकते हैं। एक होती है फ्रेश प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आप डायरेक्टली किसी बिल्डर से या किसी गवर्नमेंट बॉडी से लाइक DDA से एक्वायर करते हैं। उस केस के अंदर आई सजेस्ट कि आपको सबसे पहले जो भी आप बिल्डर या जो भी आप फ्रेश प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं आप चूज़ करें और उसके साथ आप उनसे चेक करें, बिल्डर से या रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बॉडी से, कि उनका वो प्रोजेक्ट या उनका वो टाउनशिप कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है। बिकॉज यूजुअली जितने भी बिग बिल्डर्स होते हैं वो अपने साथ इम्पैनलमेंट करा के पहले से ही अप्रूवल करा के रखते हैं अपने प्रोजेक्ट का फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल। तो आप उनसे पहले पता करें कि कौन सा बैंक उनके प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बैंक चूज़ करके अपने होम लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं रीसेल प्रॉपर्टी की, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे आप किसी भी बैंक से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो NBFC हो, आप किसी से भी होम लोन ले सकते हैं। यूजुअली आप जब होम लोन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको एक प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले करते हैं और अपना सैंक्शन कराने के बाद अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपना होम लोन का डिस्बर्समेंट कराते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके सेलर को पेमेंट की रिक्वायरमेंट जल्दी है या वो जल्दी पेमेंट चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपना खुद का पेमेंट का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, चाहे आप अपने खुद की सेविंग्स को लिक्विडेट करके या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से एक बार पैसा बोरो करके उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये RBI की गाइडलाइंस है कि आपको कोई भी बैंक, अगर आपने रजिस्ट्रेशन को कराए हुए, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को कराए हुए 180 डेज से कम है तो आप किसी भी बैंक से उसके ऊपर लोन ले सकते हैं और उस लोन को बैंक होम लोन ही कंसिडर करेगा और आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को क्लोज करने में या नेगोशिएट करने में, तो आप इस फैक्टर को भी अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रोसेस होता है, कई बायर्स ऐसे भी हैं, या एक ये भी प्रोसेस है कि आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने से पहले अपना बैंक से प्री सैंक्शन ले सकते हैं। इसके 2-3 फ़ायदे हैं कि एक तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता लग जाता है कि आप मैक्सिमम कितने अमाउंट के लिए लोन के लिए एलिजिबल है एज पर योर इनकम। सेकेंडली, आपके माइंड में एक सेट टाइमलाइन होती है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करेंगे तो आपका होम लोन आपके पार्ट पे, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी के पार्ट पे सॉर्टेड है। आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ, उसके अंदर मैं एडवांस पे कर दूँ और कल को पता लगे मेरा होम लोन मेरी प्रोफाइल की वजह से रिजेक्ट हो जाए, या फिर जितना मैं होम लोन सोच रहा था कि मुझे मिल जाएगा उतना होम लोन किसी भी रीज़न से ना मिले। कोई भी प्री सैंक्शन लेटर आप किसी भी बैंक से अगर करा के रखते हैं, दैट इज़ वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट सैंक्शन। आप 90 डेज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या फाइनलाइज करके उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बैंक को दे सकते हैं एंड बैंक आगे का प्रोसेस उस पर स्टार्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन उस पर करा देता है। लोग हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि हम होम लोन क्यों लें, हम पर्सनल लोन ले लेते हैं या हम लैप ले लेते हैं या हम किसी और प्रॉपर्टी पे लोन लेके और नई प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट उससे कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक होम लोन लेने के साथ डिफरेंट आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि RBI और गवर्नमेंट प्रमोट करती है ताकि सबके पास अपना घर हो। जिसके अंदर सबसे पहला है कि आपको होम लोन के अंदर आपकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, जो भी आप इंटरेस्ट पार्ट का पेमेंट करते हैं फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, तो आप उसका लगभग 2.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं एज पर द नॉर्म्स एज ऑन डेट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एज पर RBI गाइडलाइंस कोई भी बैंक आपसे होम लोन को फोरक्लोज करने के लिए या प्री पेमेंट देने के लिए कोई फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ले सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए किसी भी सोर्स से आ गए ड्यूरिंग योर होम लोन विच इज़ गोइंग ऑन, तो आप 10 लाख रुपए का प्री पेमेंट कर सकते हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही कम हो जाता है और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे कोई नहीं ले सकते। ये फैसिलिटी या पूरा लोन फोरक्लोज करने की फैसिलिटी विदाउट एनी पेनल्टी और विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट, ये सिर्फ होम लोन में ही देता है बैंक। तीसरा होता है कि होम लोन आपको बाकी सारे बैंक लोन्स के रिस्पेक्ट में चीप मिलता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी कंपैरिजन में कम होता है। तो ये डिफरेंट होम लोन्स के बेनिफिट हैं जो कि आप होम लोन लेंगे तो आपको ये
बेटर और सस्ता पड़ता है विद फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल। हमारे पास लोग ये भी क्वेश्चंस लेके आते हैं कि हमारे को क्या प्रीपेमेंट की क्लॉजेज रहेंगी, हम कितने टाइम में फ्रीक्वेंटली प्रीपेमेंट कर सकते हैं, एक महीने में ज़्यादा प्रीपेमेंट भी दे सकते हैं या अपनी ईएमआई के अलावा कैसे कैसे हम पेमेंट दे सकते हैं। तो यूजुअली ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट बैंक के साथ वेरी करती हैं एंड आई विल सजेस्ट कि आप जब भी किसी बैंक के साथ अपनी फाइल लॉगिन कर रहे हो या उनको अपनी एप्लीकेशन दे रहे हो तो आप उनसे ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस कर सकते हैं पहले ही। और बाद में भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब सैंक्शन लेटर आपका बैंक से आ जाता है और आप सैंक्शन लेटर पे साइन करके बैंक में सबमिट करते हैं फॉर डिस्बर्समेंट, उस पर ये सारी कंडीशंस एक्यूरेटली मेंशन होती है। बिकॉज कई बार जो बैंक एजेंट्स होते हैं या डिफरेंट डीएसए होते हैं जो आपका होम लोन कराने में आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको कुछ फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं जस्ट टू प्रिक्योर योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल। और बाद में जब आपको सैंक्शन लेटर आता है आप उसको नहीं पढ़ते हो या पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि जो शुरू में आपको बताया गया और जो बाद में सैंक्शन लेटर में बैंक ने कंडीशंस दी हैं दोज आर डिफरेंट देन व्हाट वाज डिस्कस्ड। सो माय सजेशन इज कि आप सैंक्शन लेटर को एक्सेप्ट करके बैंक को सबमिट करने से पहले प्लीज़ एक बार उसको थरोली गो थ्रू करें ताकि आपको पता लगे कि उसमें क्या एडिशनल चार्जेस, क्या फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस या क्या टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड टू प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर ऑफ दैट होम लोन। उसके बाद होम लोन आपको यूजुअली दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। वन इज फ्लोटिंग विच इज कनेक्टेड विद द रेपो रेट, जो रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है। यूजुअली रेपो रेट प्लस जो बैंक का मार्जिन होता है, प्रॉफिट कह सकते हैं बैंक का, बैंक उस पर आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन देता है। जैसे जैसे आरबीआई अगर रेपो रेट फ्यूचर में बढ़ाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट के हिसाब से ही कम होता चला जाता है। दूसरा होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यूजुअली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक होम लोन नहीं देते हैं बिकॉज इंडिया की मार्केट कंडीशंस काफ़ी वॉलीटाइल रहती हैं। कई बार इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में तो आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है और फिक्स करने के बाद बैंक उस बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको नहीं चार्ज कर सकता। तो बैंक बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली आपका होम लोन जो है वो फिक्स पे नहीं फ्लोटिंग पे ही देता है आपको। बट आप अगर फिक्स पे लेना चाहते हैं तो आप अपने डिफरेंट बैंक से चेक कर सकते हैं इस बात को भी। हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं लोगों को या लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि हम होम लोन जो ले रहे हैं वो सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से लें या हम प्राइवेट बैंक से लें, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंस होता है या क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं। तो यूजुअली मेरा उसके लिए सिंपल रिप्लाई होता है कि आपकी पर्सनल चॉइस है। अब वो ज़माने नहीं रहे हैं बिकॉज हर बैंक को मार्केट में बिजनेस करना है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। तो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर और लेस सेम ही होता है आपके लिए। सरकारी बैंक के अंदर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ जो आफ्टर लोन सर्विसेज हैं या आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ईएमआई, प्री पेमेंट, फोरक्लोजर में थोड़ा सा मेरे को लगता है पर्सनली कि आपको ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। वेयरएज प्राइवेट बैंक्स के अंदर उसकी सर्विसिंग और फैसिलिटेशन इज़ बेटर जो आपको मिल सकती है। कोई भी सरकारी बैंक आपको आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वैल्यू का 75% तक लोन देता है, वेरेवर जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो आपको मार्केट वैल्यू का 75% लोन देते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 करोड़ रुपए की और आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं 50 लाख रुपीज़ का, तो आपको 50 लाख के ऊपर 75% अमाउंट लोन का देगा एक गवर्नमेंट बैंक, साथ में 5-7 लाख रुपए का या 5-7% का आपको वो एक फिटिंग एंड फिक्सचर का रेनोवेशन टाइप का लोन भी होम लोन के साथ दे सकता है। अगर कोई आदमी होम लोन का अमाउंट ज़्यादा सीख कर रहा है या वो मार्केट वैल्यू से 75% होम लोन लेना चाहता है तो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि वो प्राइवेट बैंक में जाए बिकॉज गवर्नमेंट बैंक स्ट्रिक्टली रजिस्ट्री वैल्यू पे ही होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं उस चीज़ के लिए। वेरएज प्राइवेट बैंक आपको कोई भी जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उस परचेज प्राइस का ही आप मान के चलिए कि 75% तक आपको होम लोन दे देता है। और बाकी कुछ एनबीएफसीज भी हैं वो आपको मार्केट वैल्यू का 80-85%, 90% भी दे देते हैं, बट देन दे चार्ज यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। अगर वो आपको एडेड एडवांटेज और फैसिलिटी देते हैं तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सैलरीड क्लास के लिए एक सेट डिफिनेशन होती है कि हम सैलरीड क्लास को इस परसेंटेज पे लोन देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन्स थोड़े से यूजुअली महंगे होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन जो होते हैं वो डिफरेंट उनकी प्रोफाइल के ऊपर भी वेरी करता है कि उनका बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। बाकी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि बोरोवर के या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या सिबिल स्कोर है, आप किस प्रोफाइल में, किस डेजिग्नेशन में, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जो बोरोवर है वो एग्जिस्टिंग लोन उसके कितने चल रहे हैं, कितना एग्जिस्टिंग उसकी ईएमआई की लायबिलिटी है या कितना रिस्क फैक्टर बैंक को लगता है कि आप ईएमआई दे पाएंगे या कितना स्ट्रेस में आप वो ईएमआई दे पाएंगे। और फोर्थ फैक्टर कि आपके साथ कोई आपका को एप्लीकेंट अगर फीमेल है तो कई बार बैंक फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए कुछ रिबेट आपको देता है। तो आप ये चारों 5 फैक्टर्स को भी माइंड में रखें कि आपके इसके ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10-20 पैसे ऊपर या नीचे रह सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस है
तो आपको उसमें 10-15 पैसे का बैंक से और एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ जो बैंक नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों से चार्ज कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बैंक रिकमेंड करता है आपके होम लोन के साथ लोन का इंश्योरेंस, कि आप आज सर्विस कर रहे हैं, आज आपने एक होम लोन लिया, आपकी जो ईएमआई है आप सर्विस करते करते उसको अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से मंथली पे कर देते हैं। बट उस लोन का इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि कल को भगवान ना करे कि आपको किसी तरह की दिक्कत आ गई और आप नहीं रहे, तो उस होम लोन का बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर ना आए। तो इसका एक इंश्योरेंस भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इन केस कि जो बोरोवर था, मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली था, जिसके अकाउंट से ईएमआई डेबिट होती थी, अगर उसको कुछ हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है, परमानेंटली अनएलिजिबल टू वर्क हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो उस पूरे होम लोन की रीपेमेंट करेगा और आपकी फैमिली या आपके बच्चों को कुछ नहीं देना। उसका जो प्रीमियम होता है वो आपके होम लोन के अमाउंट के साथ ही ऐड करके आपकी ईएमआई के साथ ही आपका एडिशनल ईएमआई एक छोटा सा कंपोनेंट जुड़ जाता है। ये एक आदमी की पर्सनल चॉइस है कि वो इंश्योरेंस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। यूजुअली इसकी कॉस्ट आपके होम लोन के अमाउंट के ऊपर, आपकी एज के ऊपर और इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपका होम लोन का इंश्योरेंस का कितना पेमेंट रहेगा और उसका कितना एडिशनल इफेक्ट आपको ईएमआई में बॉदर करना पड़ेगा फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर होम लोन। इसके साथ फ्रेंड्स मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहूँगा कि आप जब एक होम लोन लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद बैंक आपके सारे ओरिजिनल पेपर्स को, इंक्लूडिंग दो आपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी के सेल डीड या रजिस्ट्रेशन कराया है, उस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रखता है और आपके बिना मांगे आपको उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं देता है। सो माय सिंसियर सजेशन इज़ कि हमारे पास काफ़ी सारे सेलर्स इस तरह से भी आते हैं जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली, होम लोन लिया, होम लोन के लेने के जब उन्होंने होम लोन को क्लोज कर दिया तो बैंक ने उनको यूजुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स कम दिए, या जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बैंक को एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट लोन सबमिट किए थे उसमें कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट या 2-4 डॉक्यूमेंट बैंक से मिसप्लेस हो गए और बैंक उन बोरोवर के पास कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होता कि उन्होंने बैंक को क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे 10 साल पहले, 15 साल पहले जब उन्होंने होम लोन लिया था। सो माय सिंसियर एडवाइस टू न्यू होम लोन टेकर्स इज कि आप जब अपना लोन लें, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, उस रजिस्ट्रेशन को यूजुअली हफ्ते से 10 दिन के बाद आपका बैंक डायरेक्टली आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से कलेक्ट कर लेता है और अपनी कस्टडी में रख लेता है। आप उसके बाद अपने ऑफिशियल मेल आईडी से बैंक को एक ईमेल डालिए कि बैंक आपको एक एलओडी, जिसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो इशू करे। उसमें बैंक बेसिकली ये स्टेट करता है कि आपने इस बैंक से इतने अमाउंट का और इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में ABCDEF जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक को सबमिट किए एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट होम लोन, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट आपको एक बना के उसको स्टैम्प साइन करके देता है, एंड दैट इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि आपने ये सारे कागज बैंक को डिपॉजिट कराए थे, ताकि आप उस होम लोन को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब भी क्लोज करें तो उस एलओडी से कंपेयर करके सारे के सारे ओरिजिनल पेपर्स आप अपने बैंक से लेना ना भूलें, ताकि आप उस प्रॉपर्टी को अगर फ्यूचर में सेल करना चाहें या फ्यूचर में दोबारा उस पर होम लोन लेना चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट लैप्स ना हो, मिसिंग ना हो और आपके पास सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो। उसके साथ साथ आप बैंक से अपना रीपेमेंट शेड्यूल और अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी टाइम टू टाइम लेते रहें, ताकि आपको पता रहे कि अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर क्या इफेक्ट उसका आ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि अगर मान लीजिए मैंने आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 पे बैंक से होम लोन लिया है और कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है, 7.5 हो जाता है, आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, तो इसमें हमारी ईएमआई कैसे कम होगी या टेन्योर कैसे कम होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है। तो यूजुअली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है तो बैंक आपके ईएमआई को चेंज नहीं करता है, आपका ईएमआई बैंक वही रखता है, आपके लोन टेन्योर को वो बढ़ा देता है या घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 8.5% पे लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, जिसका आप 90,000 पे ईएमआई दे रहे हैं, और कल को आरबीआई से रिलीफ आया, रेपो रेट 7.5 की तरफ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेपो रेट, तो उस केस के अंदर आपका जो टेन्योर 20 ईयर्स का था, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, बैंक उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर देगा। जो उसका आपको फायदा है वो आपको फायदा आपके टेन्योर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका बेनिफिट इमीडिएट इफेक्ट से आपकी ईएमआई पे मिले तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर में कॉल करके रिक्वेस्ट देना पड़ता है, और विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज यूजुअली बैंक आपकी नेक्स्ट ईएमआई को एज पर द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट शेड्यूल कर देता है और आपके टेन्योर को दोबारा 20 ईयर्स पे पहुंचा देता है। ये आपका पर्सनल कॉल और डिसीजन होता है। रेस्ट फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी अनदर डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे आपकी नॉलेज के लिए, आपकी हेल्प के लिए। हमारी इस मोटिवेशन को बने रहने के लिए प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, उस पर अपने अच्छे कमेंट्स दें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हम आपको आंसर करें, तो आप कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई करके क्वेश्चन करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करें।
और अगर हमें लगता है कि वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक पे कवर करने से और काफ़ी सारे हज़ारों होम बायर्स को बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। काइंडली शेयर एंड लाइक आवर चैनल एंड प्रमोट इट एज मच एज यू कैन, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। थैंक यू।